Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, today we are going to discuss some important questions of mathematics. Let's start with the first chapter, that is real numbers. हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, use Euclid's division algorithm to find the HCF of 135 and 225। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये आपने ऑलरेडी रिसीव किए होंगे, आपने देखे होंगे ये क्वेश्चंस। इनके सॉल्यूशंस भी आपके साथ हैं। तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस है, इनमें से ऑलमोस्ट 90% जो पेपर आपका है वो इन्हीं क्वेश्चंस में से इंशाल्लाह होगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। हमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से HCF निकालना है 135 और 225 का। हमने क्या लिखा है, एज यू कैन सी फ्रॉम द क्वेश्चन 225 इज ग्रेटर देन 135। सबसे पहले जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ये वाले क्वेश्चंस जब भी आप देखेंगे जहां पे आपको HCF निकालना होगा, और मेथड जो होगा वो अगर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम होगा, तो सबसे पहले जो दो नंबर्स होंगे, जैसे कि यहाँ पे ये दो नंबर्स है 135 एंड 225, जिन दो नंबर्स का आपको HCF निकालना है, सबसे पहले उन दो नंबर्स में से आपको देखना है कौन बड़ा होगा। तो यही हमने यहाँ लिखा है, एज यू कैन सी फ्रॉम क्वेश्चन 225 इज ग्रेटर देन 135। तो अब देखिए 135 और 225 में से कौन सा बड़ा, 135 बड़ा है या 225 बड़ा है? तो 225 बड़ा है, देयरफॉर बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम वी हैव। फिर हमने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लगाई। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज C इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। C मतलब कोएफिशिएंट जो यहाँ पे 225 है, इज इक्वल टू D मतलब डिवाइजर जो 135 है, टाइम्स Q मतलब कोशेंट, प्लस R मतलब रिमाइंडर। तो आपका रिमाइंडर 90। ये कैसे पता चलेगा? आप देखिए 225 को नॉर्मली आप डिवाइड कीजिए बाय 135। जब आप 135 से डिवाइड करेंगे 225 को, सो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 135 वंस 135, देन सब्ट्रैक्शन में आपको 0 आ जाएगा, देन यू कैन हैव 9 और ये 90। तो यहाँ पे देखिए आपका जो C है, व्हाट इज दैट? C मींस कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मींस जो डिविडेंड आपका होता है, ये वाला, दैट इज 225। सो आप लिख सकते हैं C आपका 225। D मतलब डिवाइजर, और डिवाइजर कौन? डिवाइजर होता है जिससे आप डिवाइड करते हैं, दैट इज 135। तो आप लिखेंगे 135। देन आप लिख सकते हैं Q। Q मतलब कोशेंट। कोशेंट हुआ जो यहां से राइट हैंड साइड से निकलता है, ठीक है। सो दैट इज 1। ये चीजें तो आपको पता है, दैट इज 1। देन यू हैव R, और R क्या है? R का मतलब रिमाइंडर जो नीचे रहता है। यहाँ पे देखिए तो रिमाइंडर आपका 90, तो आप लिखेंगे R इज इक्वल टू 90। तो यहाँ पे चारों चीजें आपके पास आ गई। यू हैव, ये देखिए चारों चीजें, C भी आ गया, D भी आ गया, Q भी आ गया, R भी आ गया। अब वापस अपने क्वेश्चन को देखिए। C आपने लिखा है, देखिए वापस यहाँ पे आइए। C, क्योंकि फॉर्मूला जो थी, फॉर्मूला थी C इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। C इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। तो देखिए बिल्कुल ऐसा ही आपने लिखा। यहाँ पे देखिए C की जगह 225, ये C की जगह 225 इज इक्वल टू D की जगह 135 टाइम्स Q की जगह 1 और R की जगह 90, जो वैल्यूज आपने यहाँ से गेट किए, ठीक है। अब ये डिवीजन आपको करते जाना है until you get 0।
जहां तक आपको रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब तक आपको डिवाइड करते जाना है। अभी आपने देखा, फॉर एग्जाम्पल फिर से दिखाता हूं, आपने किया 225 डिवाइडेड बाई 135, सो आपके पास 135 वंस 135, तो रिमाइंडर आ गया 90। अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हमें फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब जो नया कोएफिशिएंट होगा, नया कोएफिशिएंट जो होगा वो पिछले स्टेप का डिवाइजर होगा, और पिछले स्टेप का डिवाइजर क्या है 135, यहाँ पे आपने देखा तो 135 आ जाएगा। नाउ डू द सेम थिंग, 91 90 क्योंकि 92 ज्यादा जाएगा, तो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 45। ठीक है, और 45 के बाद फिर से आपको करना पड़ेगा, अब ऊपर वाला डिवाइजर दैट्स 90, ये वाला, तो ये वाला लेंगे आप, तो 45 टूज इज 90, और आपका रिमाइंडर आ गया 0। अब देखिए रिमाइंडर जिस स्टेप पे 0 आ गया उस स्टेप पे आपका जो डिवाइजर था वो आपका HCF होता है 2 नंबर्स का। ठीक हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, ये पहला स्टेप था, ये दूसरा और ये तीसरा। तीसरे स्टेज पे जो रिमाइंडर 0 आया वहां पे जो आपका डिवाइजर था, दैट इज द HCF ऑफ टू नंबर्स। देखिए यही हमने यहाँ पे किया है, 225 is equal to 135 times 1 is plus 90. Now remainder 90 is not equal to 0. Remainder जो 90 आई है 0 के बराबर नहीं है, thus using division lemma for 90। अब हमने 90 के लिए डिवीजन लेमा लगा दिया, वी गेट। अब इस पे जो दूसरे स्टेप में हमने किया, कोफिशिएंट आपका 135, डिवाइजर आपका 90, कोशेंट 1 और 45 रिमाइंडर। फिर से 45 इज नॉट इक्वल टू 0, रिपीटिंग द अबोव स्टेप फॉर 45। अब हमने फिर से डिवीजन लेमा किसके लिए लगाया, 45 के लिए, तो हमें क्या मिला, 90 इज इक्वल टू 45 टाइम्स 2, 45 टाइम्स 2 प्लस 0। 45 आपका डिवाइजर, कोशेंट आपका 2 और 0 आपका रिमाइंडर। The remainder is now 0, so our method stops here। जब आपका रिमाइंडर 0 आएगा तो आपका मेथड वहां पे स्टॉप होगा, उधर आपको रुकना है। Since in the last step the divisor is 45, जिस स्टेप पे रिमाइंडर 0 आएगा उस स्टेप पे आपको देखना है डिवाइजर क्या था, वही आपका HCF होता है। Therefore HCF of 225 and 135 is equal to HCF of 135 and 90 is equal to HCF of 90 45, that is 45। तो इन सब का HCF जब हम निकालेंगे वो 45 ही होगा। Hence the HCF of 225 and 135 is 45। तो इस तरीके से आपका ये आंसर निकल गया। दूसरा जो पार्ट है 867 and 225, बिल्कुल ऐसे ही करना है, आप इसको देख सकते हैं। जैसा आपने ये पहला पार्ट कर लिया वैसे ही बिल्कुल आपको ये दूसरा पार्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, now question number 2. Use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। देखिए कह रहा है आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाइए ताकि ये दिखाए कि जो स्क्वायर है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, अगर आपने कोई भी एक इंटीजर लिया इंटीजर लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए, और पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर्स होता है, ये आप याद रखेंगे। जो पॉजिटिव इंटीजर्स है जी पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, ये नेचुरल नंबर के बराबर होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स हमेशा किसके बराबर होते हैं, नेचुरल नंबर्स के बराबर। तो यहाँ पे कह रहा है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर आप स्क्वायर करेंगे, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर आप स्क्वायर करेंगे, तो मान लीजिए आपने पॉजिटिव इंटीजर मान लीजिए लिया x, लेट योर पॉजिटिव इंटीजर बी x। अब अगर आप इस पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करेंगे, इज आइदर ऑफ द फॉर्म, इसका जो फॉर्म होगा या तो 3m होगा या तो और 3m plus 1 होगा, where m belongs to where m belongs to integer। मतलब m कोई भी इंटीजर होगा, दैट मीन्स किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर आप स्क्वायर करेंगे
उसका जो फॉर्म होगा या तो वो होगा 3 टाइम्स इंटीजर, 3 टाइम्स सम इंटीजर, और 3 टाइम्स इंटीजर प्लस। ठीक है जी। ओके, तो देखिए, let x be any positive integer and y is equal to 3. By Euclid's division algorithm, then x is equal to 3q plus r for some integer q is greater than or equal to 0 and r is equal to 0, 1, 2 as r is greater than or equal to 0 and r is less than 3. देखिए क्या मतलब है इसका। हमने बोला जिस पॉजिटिव इंटीजर की हम बात कर रहे हैं, ये जो पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, लेट दैट पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। तो मान लो वो पॉजिटिव इंटीजर आपका एक्स है, ठीक है। अच्छा, और अगर हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू, ये जो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, c इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, मतलब कोएफिशिएंट या डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर टाइम्स कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। c की जगह हम लिखेंगे x, क्योंकि हमने x लिया कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, इज इक्वल टू, अब जो डिवाइजर है हमने फॉर्म लाना है थ्री 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 एम या 3m+1। ये जो हमारा फॉर्म लाना है 3m या 3m+1, तो इसके हिसाब से 3m का मतलब 3m+0 और 3m+1, तो या तो हमारा फॉर्म होना चाहिए 3m+0 या 3m+1। तो हमारा जो फॉर्म आएगा डी क्यू प्लस आर, तो उसकी जगह जो डिवाइजर हमारा है दैट इज 3, तो डिवाइजर 3। अब रहा सवाल कोशेंट। कोशेंट जो है ये कोई भी इंटीजर हो सकता है, सो राइट डाउन q, कोई भी इंटीजर प्लस आर प्लस आर। अब देखिए आर की पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे पास, आर मतलब रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, देखिए एक रूल तो आपको पता है, जो रिमाइंडर है ये हमेशा या तो जीरो होगा, ये ऐसे याद रखेंगे, जीरो इज लेस देन और इक्वल टू आर इज लेस देन डी, इसको याद रखेंगे। मतलब रिमाइंडर या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, रिमाइंडर या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, लेकिन डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। जब भी आप रिमाइंडर की बात करेंगे वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, ये आपने सीखा हुआ है। तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, रिमाइंडर ना तो डिवाइजर के बराबर होगा ना डिवाइजर से बड़ा होगा, हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, और जीरो भी हो सकता है और जीरो से बड़ा होगा। दैट मीन जो रिमाइंडर की रेंज आई वो जीरो से डिवाइजर तक, लेकिन जीरो हो सकता है, डिवाइजर नहीं हो सकता है। तो हमारा डिवाइजर यहाँ पे 3 है, डी जो हमारा है दैट इज 3। तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या क्या है, जीरो हो सकता है, जीरो हो सकता है, या तो वन या तो टू, क्योंकि थ्री नहीं हो सकता है, थ्री खुद डिवाइजर है और डिवाइजर से बड़ा तो सवाल ही नहीं। तो हमारी रिमाइंडर की जो पॉसिबिलिटी है वो तीन है, या तो जीरो या तो वन या तो टू। तो इस हिसाब से जब हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज करते हैं तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3q, और 3q प्लस जीरो, 3q प्लस जीरो बोलेंगे हम, 3q प्लस रिमाइंडर, मतलब 3 डिवाइजर टाइम्स क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, या और 3q प्लस रिमाइंडर 1 हो सकता है, और 3q प्लस 2 रिमाइंडर 3 हो सकता है, रिमाइंडर 2 हो सकता है। ठीक है। अच्छा, प्लस जीरो के जगह हम 3q खाली लिख सकते हैं। सो हमारे जो पॉसिबिलिटी है x की, या तो 3q होगा या 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। अब क्वेश्चन कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर, पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म, पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर यहाँ पे
positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. द स्क्वायर ऑफ, देखिए अब इस पे गौर करने की जरूरत है, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब हम इस पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। तो दोनों साइड से, तो यहां से भी स्क्वायर जाएगा और इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद ये फॉर्म जो है या तो 3m होगा या तो 3m प्लस 1 होगा, यही दो फॉर्म में कोई ना कोई फॉर्म होगा, ठीक है। देखते हैं देखिए जी, वी हैव x स्क्वायर इज इक्वल टू 3q, या तो 3q और 3q प्लस 1, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, 3q प्लस 1 पे भी स्क्वायर आएगा, या और 3q प्लस 2 यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो x स्क्वायर is equal to 3q square means 9q square, और 3q plus 1 होल स्क्वायर पे एक्सपैंड करेंगे a plus b होल स्क्वायर, सो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ट्वाइस a b प्लस b स्क्वायर 1 स्क्वायर, और या तो तीसरा 3q प्लस 2, इसको भी एक्सपैंड करेंगे a स्क्वायर प्लस ट्वाइस a b प्लस b स्क्वायर, ठीक है जी। विच इम्प्लाइज दैट, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर, देन और 3 3 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, और 9q स्क्वायर प्लस 3 2 6 6 2 12q प्लस 2 2 4। तो ये आ गया हमारा यहाँ तक, ठीक है जी। तो इसके बाद ऐसे ही आप करेंगे सॉल्व, देन यू गेट लाइक दिस। यहाँ पे देखिए अब, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका कुछ ऐसे आएगा, देखिए नाउ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, समझिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर टाइम्स, देखिए जो पहला था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3q, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3q, ये पहली पॉसिबिलिटी थी। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, इसका मतलब 3 3 इज 9q स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 3q स्क्वायर। अब देखिए q जो है, ये वाला q, ये q जो है, दिस इज, ये वाला q जो है ये इंटीजर है, क्योंकि हमने पहले ही बोला q हमारा क्वोशिएंट है, कोई भी इंटीजर होगा। इंटीजर को स्क्वायर करेंगे वो तो भी इंटीजर होगा, और इंटीजर को मल्टीप्लाई इंटीजर करेंगे, 3 इज इटसेल्फ एन इंटीजर, तो वो पूरा इंटीजर होगा। दैट मीन्स ये ब्रैकेट में जो सारा एक्सप्रेशन है ये इंटीजर है। अब देखिए, तो दैट मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3 टाइम्स सम इंटीजर, क्योंकि इंटीजर आ गया। अब इस इंटीजर को अगर डिनोट m से करेंगे तो 3m वेयर m बिलोंग्स टू सम इंटीजर, तो एक पॉसिबिलिटी का फॉर्म आ गया 3m, एक पॉसिबिलिटी का फॉर्म आ गया 3m, क्योंकि हमने पहले ही कहा किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर स्क्वायर करेंगे तो या तो फॉर्म 3m आएगा या 3m प्लस 1, तो 3m ही आ गया पहली पॉसिबिलिटी का, तो ये तो की पहली पॉसिबिलिटी ठीक। दूसरी पॉसिबिलिटी है एक्स स्क्वायर
इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। अब देखिए इसका फॉर्म या इसका फॉर्म भी या 3m आएगा या 3m प्लस 1 आएगा। देखिए हमने एक्सपेंड किया ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, 3 3 is 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 2 6 क्यू प्लस 1। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले दो में हम कॉमन लेंगे 3, then you get 3q square plus twice q plus 1। अब देखिए ये जो ब्रैकेट में ये सारा एक्सप्रेशन आ गया, ये इंटीजर है तो 3m प्लस 1, ठीक है ना, 3m प्लस 1 तो 3 टाइम्स सम इंटीजर प्लस 1। तो ये फॉर्म भी आ गया हमारा। इसमें भी हमने देखा कि जो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो हमारी दूसरी पॉसिबिलिटी थी, दैट इज ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1। इसी तरह से तीसरी पॉसिबिलिटी को हम देखते हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी जो हमारी है 3q प्लस 2, 3q प्लस 2 जो हमारी तीसरी पॉसिबिलिटी है होल स्क्वायर। इसमें हम देखेंगे ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 3 3 is 9 q square plus 3 2 6 6 2 is 12 q plus 2 2 is 4। ठीक है ना, 3 times 3q square plus 3 4 is 12q। हमने पहले दो में देखा कॉमन 3 3 is 9q square plus 4 3 is 12, yes, then I can write like this plus 4। Now see 3 or else we can go like this 3q square plus 4q then plus 3, यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3, यहाँ पे थेरी, इसको देखिए थोड़ा सा आसान होगा। पहले तीनों में से आप कॉमन डायरेक्टली निकालिए लाइक दिस 3 टाइम्स 3q स्क्वायर प्लस then you go 3 4s q plus 1 then you can write plus 1। ठीक है, देखिए 3 3s 9q स्क्वायर प्लस फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में 4 3s 12q, फिर 3 1s 3 और 3 प्लस 1 आ गया आपका 4। तो इसको चेंज करके आपके पास ये आएगा इज इक्वल टू 3। अब देखिए ये सारा ब्रैकेट में जो है फिर से इंटीजर प्लस 1 वेयर m बिलोंग्स टू z। तो पता चला कोई भी स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1। तीसरी पॉसिबिलिटी को, जितनी भी पॉसिबिलिटी हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज थी, तीनों पॉसिबिलिटीज में हमने देखा हमारा जो नंबर है हमारा जो ये क्या कहते हैं इसको, तीनों पॉसिबिलिटीज में जो हमारा फॉर्म आ गया या तो वो 3m आ गया या तो 3m प्लस 1, क्योंकि पहले का 3m दूसरे का 3m प्लस 1 और तीसरे का भी 3m प्लस 1 था। तो दैट मीन्स या तो 3m है या तो 3m प्लस 1 है। ठीक है जी, ये हो गया हमारा नेक्स्ट। Then third question is very easy. Given that HCF of 306, 657 is equal to 9, find LCM of 306 and 657। हमें HCF इन दो नंबर्स का दे के है 9 और इन्हीं दो नंबर्स का हमें LCM निकालना है। हमें पता है एज वी नो दैट, हमने फॉर्मूला सीखी दैट HCF टाइम्स LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। दो नंबर्स का HCF मल्टीप्लाई कर करेंगे उन्हीं दो नंबर्स का LCM, वो बराबर होगा उन्हीं दो नंबर्स का प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन में वो दो नंबर। देयरफॉर 9 हमारा HCF है टाइम्स LCM वापस रखा, इन दो का प्रोडक्ट किया, उसको सॉल्व करके ट्रांसपोज करके आपको LCM निकलेगा 22338 एंड दैट्स योर आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर 6 रेज्ड n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आपको बोलना है क्या 6 रेज्ड n अगर हम करते हैं 6 टू द पावर n where n belongs to some natural number, मतलब 6 के ऊपर कोई भी नेचुरल नंबर डालो, क्या आंसर कभी ऐसा आएगा जिसके पीछे जीरो होगा, जिसका यूनिट्स डिजिट जीरो होगा। मसलन 6 टू द पावर 1 ये हो गया बराबर 6 के, 6 टू द पावर 2 ये हो गया बराबर 36, 6 टू द पावर 3 ये हो गया बराबर 216। इसी तरह से आप करिए 6 टू द पावर 4, और ये जो कुछ यहाँ से आता जाएगा, क्या कभी ऐसा आंसर आएगा जिसका यूनिट्स डिजिट जो है वो जीरो होगा। आप पैटर्न को स्टडी कीजिए, ये हमेशा जो 6 टू द पावर नेचुरल नंबर है वो एंड होगा 6 से, तो कभी आपका जीरो नहीं आएगा यूनिट्स डिजिट। इफ द नंबर, तो हमने इसलिए लिखा इफ द नंबर 6 रेज्ड n कैन एंड विद द डिजिट 0 देन इट शुड बी डिविजिबल बाय 5, क्योंकि देखिए जीरो जिसके एंड में आता है वो कौन नंबर है, वो है 10 का मल्टीपल, मतलब 10 टाइम्स 1, या देखिए ऐसे 10 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 10, लास्ट में जीरो आ गया। 10 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 100, लास्ट में जीरो आ गया। 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1000, लास्ट में जीरो आ गया। तो 10 ऐसा नंबर है जिसमें हमेशा हमारे पास यूनिट्स डिजिट में जीरो आ जाता है। 10 आने का मतलब 2 times 5, so 2 times 5 to the power 1 is equal to 10, 2 times 5 to the power 2 is equal to 100। so असल में 2 और 5 जो है ये हमारे पास जीरो ला सकता है, लेकिन हमारा जो 6 है उसका मतलब क्या है 2 times 3, तो यहाँ पे ये 3 की वजह से, जबकि ये 5 नहीं है हमारे पास, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि 6 टू द पावर नेचुरल नंबर कभी भी जीरो से एंड नहीं होगा। यही हमने यहाँ लिखा है, if the number 6 is n ends with the digit 0 then it should be divisible by 5, as we know any number with units place 0 or 5 is divisible by 5। Prime factorization of 6 raised n is 2 times 3 raised n, therefore the prime factorization of 6 raised n does not contain prime factor 5। ये 5 प्राइम फैक्टर जो है ये मिसिंग है 6 रेज्ड n में, जिसकी वजह से कभी and 0 पे नहीं होगा। Hence it is clear that for any natural number n, 6 raised n is not divisible by 5, and thus it proves that 6 raised n cannot end with the digit 0 for any natural number n। तो ये थे कुछ स्टूडेंट्स की कुछ क्वेश्चंस थे रियल नंबर्स से। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉलिनोमियल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ब्लेस यू ऑल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।